एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी जिसमें एक प्रेमी जोड़ा समुद्र के बीचों बीच इतिहास में आए सबसे भयंकर तूफानों में से एक में फंस जाता है, जिसके बाद इनका जिंदा बच पाना भी इम्पॉसिबल हो चुका था। कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जानने के लिए एंड तक बने रहें, पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होते ही हम टेमी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक बोट के नीचे वाले हिस्से में बेहोश पड़ी है। वहाँ पर हर तरफ पानी भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो उस बोट के ऊपर वाले हिस्से में आ जाती है। वो देखती है कि उसकी बोट समुद्र के बीचों बीच में है। फिर टेमी अपने साथी फ्रेंड रिचर्ड को आवाज लगाती है, जो कि उसका लवर भी है, और ये दोनों एक साथ ही इस बोट पर आए थे। लेकिन रिचर्ड अब इसके साथ नहीं था। वो हर तरफ आवाज लगाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिस वजह से टेमी अब बैठकर रोने लगती है। अब स्टोरी आज से 5 महीने पीछे जाती है, जहां हमें देखने को मिलता है कि टेमी को समुद्र में रहना और नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद है। टेमी कैलिफोर्निया में रहती है, लेकिन इस वक्त वो ताहिती नाम के एक आइलैंड पर आई होती है, जहां उसे बोट मरम्मत करने की एक जॉब मिल जाती है, जिससे उसका खर्च निकल सकता है। उसके बाद एक दिन उसकी मुलाकात रिचर्ड नाम के एक लड़के से होती है। रिचर्ड भी जेनी की तरह समुद्र से बहुत प्यार करता है। जल्दी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। अगले दिन ये लोग साथ में डिनर करते हैं। इस वक्त ये लोग डिनर रिचर्ड की बोट के अंदर ही कर रहे होते हैं, और इस बोट को रिचर्ड ने खुद ही बनाई थी। ये सुनकर टेमी काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद टेमी रिचर्ड से समुद्र के बारे में पूछती है। जवाब में रिचर्ड कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो समुद्र वैसा बिल्कुल भी नहीं है। समुद्र में हमें कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है, और वहाँ की धूप से तो हमारे चेहरों का रंग काला पड़ जाता है। कई बार हमें समुद्र में हेलिसिनेशन भी होने लगता है, जिससे हमें तरह तरह के भ्रम आने लगते हैं, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं होता। साथ ही में रिचर्ड ये भी कहता है कि इस जर्नी का मजा ही अलग है। अगले दिन ये दोनों बोट पर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, और इसके बाद उन्हें एक बूढ़े कपल मिलते हैं, जो कि कैलिफोर्निया से यहाँ अपनी यॉट से आए थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें अपनी यॉट यहीं छोड़कर जानी पड़ रही थी। इसलिए वो रिचर्ड से कहते हैं कि हम प्लेन से कैलिफोर्निया जा रहे हैं। अगर तुम हमारी बोट को कैलिफोर्निया पहुँचा दो तो हम तुम्हें उसके बदले एक अच्छी कीमत दे सकते हैं। रिचर्ड उनकी इस डील को मान लेता है, लेकिन वापसी में वो उनसे 2 प्लेन की टिकट की भी डिमांड करता है। दरअसल रिचर्ड यहाँ से कैलिफोर्निया जाना चाहता है, और उसके साथ टेमी भी जाएगी। टेमी कैलिफोर्निया की रहने वाली होती है, लेकिन रिचर्ड उसे वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहता था, क्योंकि अब उसे टेमी से प्यार हो गया था, और वो उसे अपने साथ वापस लेकर ही आना चाहता था। और वो बूढ़े कपल रिचर्ड की इस बात को मान लेते हैं। इसलिए अगले दिन रिचर्ड और टेमी यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ से कैलिफोर्निया कई 100 किलोमीटर दूर था, इसलिए ये लोग अपने साथ बहुत सारा खाना पीना और जरूरी सामान ले लेते हैं। उसके बाद ये दोनों यहाँ से अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। उनका ये सफर इतना भी आसान नहीं था। एक रात को ये दोनों बोट के नीचे वाले हिस्से में बातें कर रहे होते हैं। तभी रिचर्ड टेमी को शादी के लिए प्रपोज करता है, और वो उसे एक रिंग भी पहनाता है। टेमी को भी अब रिचर्ड से प्यार हो गया था, इसलिए वो उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन यहाँ का मौसम ठीक नहीं होता। तभी रिचर्ड देखता है कि उनकी बोट पर एक पक्षी आकर गिरा है, और उस पक्षी को देखकर रिचर्ड हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लोग इस वक्त किनारे से बहुत दूर थे। रिचर्ड उस पक्षी को हाथ में लेकर सोचने लगता है कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा होगा। तब रिचर्ड को समझ में आता है कि ये पक्षी उन तेज हवाओं के साथ यहाँ तक उड़कर आ गया होगा। उसके बाद उन्हें रेडियो से सिग्नल मिलता है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। ये सुनने के बाद रिचर्ड एक प्लान बनाता है कि जिस तरफ से तूफान आ रहा है उन्हें उस तरफ ना जाकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन टेमी रिचर्ड की इस बात से एग्री नहीं कर रही थी। वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये तूफान कोई मामूली सा ही तूफान है, और टेमी उसे अपनी बोट की डायरेक्शन चेंज करने से मना कर देती है। रिचर्ड इस फैसले से खुश तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे टेमी की बात माननी पड़ती है। अब देखते देखते ये तूफान शाम तक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों अपनी शिप को बचाने के लिए बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि उनकी बोट उन लहरों का सामना ही नहीं कर पाती है। अब इन दोनों को ऐसा लगने लगता है कि उनका डिसीजन सही नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिचर्ड टेमी को अंदर जाने के लिए कहता है। टेमी जैसे ही बोट के अंदर जाती है, तभी उनकी बोट की तरफ एक बहुत बड़ी लहर आती है, जो उनकी बोट से टकराकर उनकी बोट को पलट देती है। इस टकराव से रिचर्ड पानी के अंदर गिर जाता है, और टेमी बोट के नीचे वाले हिस्से में बेहोश हो जाती है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जैसे ही हम टेमी को देखते हैं, वो रिचर्ड को आवाज लगाना शुरू करती है।
बहुत देर तक आवाज देने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो टैमी को लगने लगता है कि रिचर्ड अब पानी में डूब चुका है। इसलिए वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। ये उस जगह रिचर्ड के सहारे आई होती है। अब जब रिचर्ड ही जिंदा नहीं तो वो अपने आप को इस बड़े से समुद्र में कैसे जिंदा रखेगी। एक दिन वो रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेडियो भी पानी भर जाने की वजह से काम करना बंद कर चुका था। फिर हम देखते हैं कि टैमी को अपनी बोट से दूर एक छोटी सी बोट नजर आती है। टैमी को ऐसा लगता है कि उस छोटी सी बोट पर जरूर रिचर्ड होगा, इसलिए अब ये वहाँ जाने लगती है। टैमी की बोट का जो सेल होता है जो उस बोट को आगे की तरफ ढकेलता है वो पानी में गिर चुका था। इस वजह से उसकी बोट ने काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से उसकी बोट अब आगे नहीं बढ़ पा रही थी। टैमी उस बोट तक तैर कर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो सबसे पहले उस सेल को ठीक करने की कोशिश करती है। ये काम इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन काफी देर तक मेहनत करने के बाद वो उस सेल को अपनी जगह पर फिट कर ही देती है। उसके बाद टैमी अपनी बोट को उस छोटी सी बोट की तरफ लेकर जाती है। यहाँ आकर वो देखती है कि उस बोट पर रिचर्ड है। फिर वो खुद को एक रस्सी से बांधकर पानी में कूद जाती है और तैरकर वहाँ तक पहुँच जाती है। यहाँ आकर वो देखती है कि रिचर्ड अभी भी जिंदा है, लेकिन वो काफी जख्मी हालत में है। ये देखकर टैमी बहुत खुश होती है। वो रिचर्ड को जल्दी से अपनी बोट पर लेकर आती है। टैमी जैसे ही उसे बोट पर लाती है तो वो देखती है कि रिचर्ड की पैर की हड्डी टूट गई है, साथ ही उसकी पसलियां भी टूट चुकी है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा है। लेकिन अब रिचर्ड के भी जिंदा बच जाने से टैमी की जिंदा रहने की उम्मीद जाग चुकी थी। इसलिए अब टैमी अपने बोट से वो सारा पानी एक पाइप की मदद से बाहर निकालती है और उसकी बोट में जहाँ से पानी अंदर आ रहा था वो वहाँ पर टेप लगा देती है। अब अगले 2 दिनों तक उनका ये सफर ऐसे ही चलता रहता है। फिर जब टैमी अपना मैप देखती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग अपना रास्ता भटक चुके हैं। अब ये लोग समुद्र में जिस तरफ हैं वहाँ कोई शिपिंग रूट भी नहीं है और ना ही यहाँ आसपास कोई आइलैंड है। अगर ये लोग इसी तरह चलते रहे तो उन्हें कैलिफोर्निया तक पहुँचने में पूरे 25 दिन लगेंगे, लेकिन उनके पास इतना खाना पानी नहीं होता जिससे ये इस टूटी हुई बोट पर 25 दिनों तक जिंदा रह सके। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं उनका खाना पानी सब खत्म हो रहा होता है। रिचर्ड टैमी से कहता है कि जल्दी हमारा खाना पानी खत्म हो जाएगा, इसलिए अब हमें मछलियां पकड़ना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन टैमी रिचर्ड को मना करती है क्योंकि वो वेजिटेरियन होती है और वो मछलियां नहीं खाना चाहती है। लेकिन रिचर्ड उसे समझाता है कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, इसलिए टैमी उसकी बातों को मान लेती है और वो पानी में मछलियां पकड़ने के लिए कूद जाती है। सबसे बुरा तो तब होता है जब टैमी काफी मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाती, इसलिए वो मायूस होकर अपनी बोट में आ जाती है। आज उनके लिए एक अच्छी बात यह होती है कि यहाँ थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी, जिससे यहाँ इन दोनों को पीने के लिए बहुत सारा पानी मिल जाता है और ये अपने आगे के सफर के लिए भी बहुत सारा पानी जमा कर लेते हैं। उनके ऐसा करते करते आज टोटल 29 दिन हो जाते हैं। अब उनका सारा खाना पानी खत्म होने वाला था। अब इन दोनों की हालत पहले से भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन आज रात जब ये दोनों सो रहे होते हैं तब उनके सामने एक कार्गो शिप गुजरती है। उस शिप को देखकर टैमी चिल्लाने लगती है। उसके बाद वो एक फ्लेयर गन भी चलाती है, लेकिन वो लोग टैमी को नहीं देख पाते। देखते ही देखते वो शिप वहाँ से गुजर जाती है। टैमी इस बात से बहुत रोती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने इतना अच्छा मौका कैसे गवा दिया। अगले दिन रिचर्ड के जख्म पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। उसे बहुत तेज फीवर होता है। इतना ही नहीं, ये लोग शाम को देखते हैं कि मौसम भी खराब हो चुका है और बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ आने वाला है। अब अगर एक बार फिर से ये तूफान उनकी तरफ आ गया तो इस बार उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तूफान का सामना कर सके और ना ही उनकी बोट पहले की तरह मजबूत है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। यहाँ तेज हवाएं चल के बंद हो जाती हैं और कोई भी तूफान नहीं आता। अगले दिन टैमी जब सो रही होती है तभी रिचर्ड उसे उठाता है। तब टैमी उससे कहती है कि अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड जिस जगह सोया हुआ था वहाँ कोई भी नहीं है। दरअसल रिचर्ड यहाँ था ही नहीं, वो तो शुरुआत में ही उस तूफान में मर चुका था। ये सब टैमी के इमेजिनेशन का असर था, या हम इसको हेलिसिनेशन भी कह सकते हैं, जिससे टैमी को लग रहा था कि रिचर्ड उसी के साथ है, लेकिन ये सब उसका भ्रम होता है। लेकिन अब टैमी सच जानकर बहुत रोती है। अब वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेती है कि रिचर्ड मर चुका है। अब टैमी अकेले रहना सीख जाती है। वो अपने लिए रोज मछलियां पकड़ती है। हर दिन उसे नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन टैमी सभी चीजों का डट कर सामना करती है, क्योंकि उसे इतना यकीन जरूर था कि वो एक दिन इस जगह से जिंदा बचकर जरूर जाएगी।
और ऐसा करते करते टैमी को इस समुद्र में पूरे 41 दिन हो चुके थे। टैमी की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। धीरे धीरे अब उसकी जिंदा रहने की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। आज दोपहर उसकी बोट पर एक पक्षी आकर बैठता है और उसे देखकर टैमी के चेहरे पर उम्मीद नजर आती है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि अगर ये छोटा सा पक्षी उसकी बोट पर आया है तो किनारा कहीं आसपास ही होगा। टैमी जल्दी से अपनी दूरबीन से देखती है कि कहीं कोई किनारा आसपास तो नहीं। दूरबीन से देखने पर उसको अपने से दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उसके बाद उसकी बोट के सामने एक शिप होता है जो उससे काफी दूर होता है। उस शिप को देखकर टैमी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब तक टैमी एक जिंदा लाश की तरह थी, लेकिन अब उसके अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है। वो शिप उससे काफी दूर होता है, इसलिए वो उसको सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन का यूज करती है। और फाइनली वो शिप वाले टैमी को देख लेते हैं। टैमी ये देखकर रोने लग जाती है, क्योंकि आज पूरे 41 दिनों के बाद वो इस दर्दनाक समुद्र के सफर से बाहर निकली थी। शिप में बैठे लोग उसे खाना और पानी देते हैं ताकि उसे खाकर टैमी को थोड़ी और ताकत मिले। फिर वो लोग टैमी की बोट को अपनी बोट के पीछे बांध लेते हैं और उसे सही सलामत अपने घर तक पहुंचा देते हैं। ये एक जापानीज शिप था, लेकिन इन लोगों की इंसानियत की वजह से टैमी अपने घर जिंदा पहुंच गई। उसके बाद टैमी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, इसलिए एक बार फिर से वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पहली बार वो रिचर्ड से मिली थी। यहां आकर वो रिचर्ड की बोट पर जाती है। यहाँ उसकी और रिचर्ड की बहुत सारी फोटो लगी हुई थी, जिसे देखकर वो रोने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं टैमी समुद्र के किनारे खड़ी होती है और जो रिंग रिचर्ड ने उसे दी थी वो उसे समुद्र में उसकी याद में बहा देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।